नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोश IAS PCS यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी जो UPSC EPFO के PYQ के एनालिसिस सीरीज में हैं। 2012 वाले पेपर में जो APFC का 2012 का पेपर है उसका हम लोगों ने 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया है। इससे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले प्ले लिस्ट में जाकर के 9 से लेकर के 60 तक देख सकते हैं। साथ ही 2021 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन और 2015 का क्वेश्चन जो EPFO का एग्जाम हुआ था उसका भी मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है, तो आप उसका भी देख सकते हैं। और अपने 2 तारीख का एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं। और उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस किया है, आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन PYQ से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, ये जोश IAS PCS के चैनल है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हमारी संसद में काम रोको प्रस्ताव। देखिए, एक नया टर्म दे दिया, काम रोको प्रस्ताव का क्या प्रयोजन है दोस्तों? ये काम रोको प्रस्ताव कुछ और नहीं है बल्कि ये स्थगन प्रस्ताव है। क्या है? ये स्थगन प्रस्ताव है। आप जानते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? ये होता है कि अब देखते हैं हम लोग इसमें से मेरा आंसर क्या होना चाहिए। आवश्यक लोक महत्व के निश्चित विषय पर परिचर्चा करने होने के देना, बिल्कुल सही है। ये तो पहला ही हो गया इसका आंसर। स्थगन प्रस्ताव ये होता है कि इस कोई भी अगर मान लीजिए सेशन चल रहा हो, अगर उसमें मुझे जो चल रही है सेशन को बंद करके हम लोग को एक कोई विशेष लोक महत्व, पब्लिक अगर इंटरेस्ट का अगर कोई बातें हैं तो वो चलने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहता है कि अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनः स्थापना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से होती है। अधिकांश, अब देखिए मैं बता रहा हूं कि ये जो बात दी गई है ये अधिकांश, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अपेक्षा सिर्फ किसमें होती है? ये होता है, ये जो आपका जो अकाउंट वाले जो मनी बिल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मनी बिल में होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति की पूर्व अपेक्षा होती है या उससे सहमति लेना पड़ता है मनी बिल में, बाकी में नहीं होता है। मुझे तो अधिकांश देकर के गलती कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना होती है। बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पुरातत्वीय अध्ययन, जो पुरातत्व के बारे में बात कर रहा है, अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि, अब पुरातत्व से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि सभी महाद्वीप मानव समाजों से लगभग एक ही समय बने हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या जितने भी महाद्वीप है वो मानव समाज के साथ साथ बना है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ठीक है, दूसरा इसके बारे में मैं बताऊंगा, एक जो UPSC PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। शिकार और संग्रहण से पहले कृषि समाज विकसित हो गया था, ये भी गलत है। शिकार संग्रहण से पहले ही कृषि समाज, ये गलत है। कहता है कि पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ। अब देखिए, बिल्कुल ये सही आंसर है, क्योंकि एक बार मुझे याद आ रहा है कि UPSC का जो PYQ है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानव जो है, सबसे पहले मानव का आविर्भाव यानी पदार्पण कहाँ हुआ था? ये अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। इस आधार पे देखिए UPSC का PYQ एनालिसिस करने से मुझे इसका भी फायदा मिल गया। सी आंसर हो गया। सभी प्राचीन भाषाओं समाजों में पहिए का उपयोग कभी नहीं, ये भी गलती है, यानी मेरा सी आंसर कंफर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भारत से परे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने में के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, अब बात आती है कि अब आपको ये बौद्ध मत की बात हो रही है। क्या हो रही है? बौद्ध मत के का बात हो रही है। तो बौद्ध मत का प्रसार करेगा दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में, तो हम लोग जानते हैं कि ये सामाजिक गतिशीलता कभी नहीं,
निर्जातीय केंद्रवाद ये भी नहीं, परस्पर निर्भरता ये भी नहीं, सांस्कृतिक हम लोग जानते ही हैं कि बौद्ध हो या जैन हो या कोई भी, हम लोग जब एक देश से दूसरे दूसरे धार्मिक रूप से जुड़ते हैं, ये मेरा क्या रहता है, सांस्कृतिक विचार प्रसार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। दोस्तों एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक्ट इंपोर्टेंट जो भी एक्ट है आप करके जाएं, जो पीवाईक्यू में आया है वो तो नेसेसरी करके जाएं आप, ठीक है। और मैं भी एक्ट का संग्रह ला रहा हूं, आप जरूर उसको देखें। कहता है कि मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना होता है। अब देखिए बता रहे हैं, ये न्यूनतम मजदूरी की बात हो रही है, तो न्यूनतम मजदूरी से का बात करेगा तो किस में करेगा न्यूनतम मजदूरी। अब जब ये करेगा तो जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके बारे में बात करता है। बिल्कुल संगठित ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम के लिए हो जाएगा। हम लोग 66 नंबर पर चलते हैं। 66 नंबर क्या कहता है, 66 नंबर कहता है सामान्य कीमत और बाजार कीमत के बीच संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्त करता है। अब देखिए सामान्य कीमत और बाजार कीमत की बात हो रही है। अब हम लोग देखते क्या है, बाजार कीमत सामान्य कीमत से अधिक है, ऐसा नहीं है। बाजार कीमत सामान्य कीमत के बराबर है, ऐसा भी नहीं है। बाजार कीमत की प्रवृत्ति सामान्य कीमत के बराबर होने की है, बिल्कुल सही है। जो बाजार का कीमत होता है, मार्केट प्राइस होता है की प्रवृत्ति होती है, वो जनरल जो प्राइस होता है उसी के बराबर होने की प्रवृत्ति होती है, उसमें बना के रखता है कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट क्या हो, सेल हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन। ये विरासत हेरिटेज के बारे में बात हो रही है। विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विरासत वह है जो वंशागत है और या हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। और देखिए शक्ति कैन का यूज है, क्या है, कैन का यूज है, इसीलिए सही है। अब देखते हैं विरासत समुचित कब्जे में होने वाली कोई प्रदत्त या प्राप्त क्या है, चीज है। अब देखिए बता रहे हैं ये भी सही है। अगर मान लिया जाए कोई आपके समान, आपके पास जमीन है या कोई ऐसा संपत्ति है, तो आपके बाद कौन लेता है, आपके बच्चे लेते हैं, इसलिए दोनों का दोनों सही है इसका आंसर, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है बैंक सीमा यानी बैंक बीमा, बैंक बीमा यानी बैंक इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है। अब कहता है बैंक बीमा क्या है, कहता है बैंक बीमा का, बैंक जमा का बीमा करने के लिए बीमा योजना है, ऐसा नहीं है। बैंक जमा जो आप डिपॉजिट करेंगे उसी का बीमा थोड़े न करता है, ये गलती है। अनन्य रूप से बैंक कर्मचारियों के लिए बीमा योजना, ये भी गलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि सम्मिश्रण वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के लिए उत्पाद प्रदान करती है, बिल्कुल सही है, यही तो आंसर है इसका। अनन्य रूप से, ये भी गलती हो गया। इसका आंसर दोस्तों क्या आंसर हो गया, बैंक बीमा से का सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है। कहता है इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जा सकती है। अब बताइए, नियंत्रित की बात हो रही है, नियंत्रण मतलब क्या, इसका मतलब इन्फ्लेशन से संबंधित बात करें, लोगों के पास क्या है, पर्याप्त पैसा है, लोगों के पास क्या है, मतलब मनी क्या है, मनी क्या है, ज्यादा है। अब हम उसको कम कैसे करना है, मजदूरी में वृद्धि कर, ये तो कभी नहीं होगा, ये वृद्धि कर देंगे तो और ये इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कराधान में हरास कर, यदि मान लिया जाए कराधान में हरास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब बता लोक व्यय में कमी कर, हाँ पब्लिक जो एक्सपेंडिचर अगर है तो उसको कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट रुपये को और महंगा कर, ऐसा कभी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 70 क्या कहता है, कहता है कि 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों ने विस्तृत सर्वेक्षण किए। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या हो सकता है कि 19 जब अंग्रेज आया होगा तो जमीन से रिलेटेड हो या रोजगार से रिलेटेड हो, वो क्या हुआ, वो सर्वेक्षण किया होगा, बिल्कुल कनिंघम से संबंधित जानते हैं, कनिंघम का जो अपॉइंटमेंट भी किया था, बिल्कुल सही है। यह स्थलाकृति मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति, जीव जंतु, तर्कसंगत इतिहास, फसल प्रतिरूप को जानने का प्रयास था, बिल्कुल सही है। अब इसी बेसिस पर जान पाएगा ना कि ये भारत मेरा है। अब इस भारत को अगर मान लिया जाए कि अगर ये देखा जाए नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट का,
ये नॉर्थ वाला। अब देखिए साउथ का। अब देखिए यहाँ का टोपोग्राफी अलग है, यहाँ का टोपोग्राफी अलग है और यहाँ का अलग है। तो जब तक इस चीज़ों को ऑब्जर्वेशन नहीं करता ब्रिटिशर्स, तो कैसे समझ पाता कि कहाँ पर मुझे राजस्व कितना रखना है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16वीं सदी के मुगल और ऑटोमन दोनों साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ के देखते हैं क्या सही लग रहा है। इन दोनों साम्राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिनमें यूरोपीय नौसेना रखी गई थी। देखो दोस्तों, मैं बता दूं, मुगल के पास शक्तिशाली नौसेना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलती हो गया। अब हम लोग चलते हैं। कहता है कि ये नेक्स्ट ये पढ़ते हैं। बारूद वाले हथियारों और बड़े पैमाने पर अधिकारी तंत्र के उपयोग से इन दोनों साम्राज्यों का ने विस्तार किया। बिल्कुल सही दोस्तों है। क्यों मैं सही बोल रहा हूं? आप जानते हैं कि बारूद का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन किया था? ये किया था बाबर। ठीक है, ये बाबर से पहले भी कर लिया था ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन बाबर जब युद्ध शुरुआत किया पानीपत के युद्ध से लेकर के, तो ये क्या किया, कंटिन्यू जो 4 युद्ध किया है, इसमें क्या हुआ, चाहे घाघरा का युद्ध हुआ, चाहे जो कंटिन्यू जो युद्ध हुआ है 1526 से लेकर के 1529 तक, इसमें इसका प्रयोग किया था। अब हम आते हैं, ये आंसर मेरा हो गया। इन दोनों साम्राज्यों ने कलात्मक और सांस्कृतिक प्रयासों को नग्न कर दिया। नग्न ये कभी नहीं होगा। इन दोनों साम्राज्यों ने बहुसंख्यक लोग को मुसलमान थे, कभी नहीं दोस्तों। भारत में सोच के देखिए, आज हो या उस समय भी हो, सबसे ज्यादा बहुसंख्यक कौन है? ये हिंदू है। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। तो ये कैसे हो सकता है बहुसंख्यक मुसलमान? ये गलती हो गया, इसीलिए मेरा आंसर बी होगा। अब आता है 72 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या है? ज्येष्ठाधिकार दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ किसी माता पिता का ज्येष्ठ बच्चा, यानी ज्येष्ठ पुत्र कह सकते हैं। अब सही अर्थ क्या कहता है? इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ के देखते हैं, वंशागत रूप से अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने का पसंदीदा पुत्र। ऐसा नहीं है, पसंदीदा पुत्र नहीं हो सकता है, ये गलती है। नेक्स्ट है, वंशागत रूप से अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने वाला ज्येष्ठ पुत्र। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्या है, ज्येष्ठ पुत्र होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर मेरा आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? कहता है कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कृषि समुदाय इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? अब बताइए, इसके विषय में अगर मुझे जानना हो तो क्या हम लोग के पास रहे जानकारी में जो सबसे ज्यादा, जहां से उसका एग्जैक्ट जानकारी मिल पाए। अब देखिए, समकालीन यात्रियों का विवरण। एक स्तर से मैं कह सकता हूं कि समकालीन जो यात्री आया होगा वो जानकारी दिया होगा, बट क्या रिसर्च के लिए वो काम आएगा? एग्जैक्ट काम आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। ये गलती है। व्यक्तिगत राजस्व अभिलेख, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अभिलेख, ये भी नहीं है। भाई यहाँ बहुत सबसे चारों में हो सकता है, चारों से जानकारी मिल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा रेलिवेंट कौन आंसर लग रहा है मुझे? सी लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुगल दरबार के दस्तावेज और इतिवृत्ति, अगर मान लिया जाए मुगल यहाँ भारत में रहा और इसका जो दस्तावेज होगा वो एग्जैक्ट यहाँ रहा, तो उसके बारे में अधिक जानकारी देगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, फिर बताना है कि गांधीवादी आंदोलनों का कालानुक्रम। अब देखिए, हम काल की बात करते हैं, मतलब सीक्वेंस की बात करें, क्रोनोलॉजी की बात है। रॉलेट एक्ट आंदोलन देख लेते हैं, 1919 है। अब देखिए, चंपारण 1917 है। अब चंपारण के बाद जो है ये हुआ था, हेरा हुआ या अहमदाबाद? पहले अहमदाबाद हुआ था। कब हुआ था? मार्च या फरवरी में हुआ था। ये फरवरी में हुआ 1918 में। और ये खेरा कब हुआ? ये हुआ था मार्च में, ये 1918 में हुआ। अब बताइए, अब इसका सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? अब जब ये मालूम चल गया तो 3 पहले होगा, यानी मेरा आंसर ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 पहले, अब 4 होगा या 2 होगा पहले? अब बताइए, 4 होगा या 2 होगा?
पहले क्या होगा, फरवरी वाला, इसीलिए मेरा क्या हो गया, पहले 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरा, ए हो जाएगा। 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, तब खेरा होगा, तब रोलैक्टेट होगा। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आंसर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 75 क्या कहता है कि भारत के की अर्थव्यवस्था के विकास में आधारिक संरचनागत अवरोध कहा जा सकता है। अब बताइए, संरचनागत अवरोध की बात हो रही है, क्या हो सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था का संघीय स्वरूप, क्या ये संघीय स्वरूप जो है आपको संरचनागत अवरोध पैदा करेगा, मुझे तो नहीं लगता, ये गलत है। अत्यधिक विविधता के वित्तीय संसाधनों का अस्तित्व, ये भी गलती है, यहाँ डबल विविधता की बात कर रहा है। फिर कहता है कि भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से संबंधित न्यायीकरण में देरी, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यही तो है आधारिक संरचना, और यहाँ भूमि की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ आधारिक संरचना मतलब बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यही से होता है संरचनागत, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है इंग्लिश में दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का ये इंग्लिश स्टार्ट हो गया है, तो हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप जरूर देखेंगे, वो भी बहुत अच्छे से करूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंग्लिश इंड होने के बाद, ये 87 नंबर तक इंग्लिश है, यानी 88 से मेरा जीएस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब 88 नंबर देखते क्या है। अब 88 नंबर क्या कहता है, 88 नंबर कहता है, यह कहा जाता है कि मुद्रास्फीति, यहाँ भी इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए विदेशी अंतर्प्रवाह के निष्फलीकरण, अब निष्फलीकरण की आवश्यकता की बात हो, निष्फलीकरण का अर्थ यहाँ क्या है। अब देखिए, अब जो मैं समझ रहा हूं कि यह सुनिश्चित करना कि नकली मुद्रा चलन, दोस्तों यहाँ मुद्रास्फीति की बात हो रही है, प्रवेश ना करे। अब मुद्रास्फीतिकरण, ये विदेशी अगर फॉरेन इनफ्लो होगा तो ये तो नहीं होगा ना, इसका अर्थ कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि काले धन, यहाँ भी नकली मुद्रा, यहाँ भी काले धन, ये भी कैंसिल। फिर कहता है कि वांछनीय विनिमय दर, ये क्या कहता है, वांछनीय विनिमय दर मतलब क्या, रेगुलेशन रेट की बात हो रही है, दर को बनाए रखने के लिए तुल्य स्थानीय मुद्रा का आहरण करना, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही होगा, क्योंकि निष्फलीकरण का अर्थ है मुद्रास्फीति में कि स्थानीय मुद्रा का क्या करो, आहरण कर लो। आयात निर्यात का विनियमों का पालन करना, बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड। दोस्तों देखिए, फुल फॉर्म पूछने का पैटर्न रहा है, तो फुल फॉर्म नाबार्ड का जानते हैं हम लोग, क्या होता है नाबार्ड का, नेशनल क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड से होता है। अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात होती है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेना चाहें तो ये जो है आपको 1982 में नाबार्ड का क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है 98, और ये छठी पंचवर्षीय योजना 6 जो है FYP हो गया, तो ये भी इसके जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस में आवासीय सुविधा की कानूनी व्यवस्था है। आवास की बात हो रहा है दोस्त, तो आवास की बात किस में करेगा। अब देखते हैं कि बागान श्रम अधिनियम 1951, कारखाना अधिनियम 90, फैक्ट्री एक्ट में आवासीय सुविधा की बात नहीं है, ये कैंसिल। खान अधिनियम में भी नहीं है, क्योंकि ये आवासीय सुविधा वहां दिया जाता था एक ऐसा कार्य जहां पे क्या हो, रहने की आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो पहले बागान मालिक लोग होते थे, बागान मालिक जो होते थे वो अपने कार्य करवाते थे और क्या करते थे, वहीं पर उसको रहने की आवास सुविधा देता था कानून व्यवस्था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर इस एक्ट के बारे में बात करें तो जानते ही हैं। अब कहता है 91 नंबर क्वेश्चन में मानव विकास, तो मानव विकास से रिलेटेड मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। एक मिनट दोस्त, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना, आप कर रहे ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एनजीओ की सहभागिता से कौशलों के समाज में काम में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर स्किल्ड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। व्यवस्था के आंतरिक अंतरालों को भरने के लिए
पुनर्विलोकन और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए इंटरनेशनल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से अगर मुझे कोई लाभ मिल रहा है तो वहाँ से मुझे लाभ लेकर के क्या करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब जानते हैं। चलिए इसका आंसर मेरा क्या होगा, इसका डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है 92 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन होगा या इसका पीडीएफ चैनल पीडीएफ होगा वो हम वहाँ पर डाल दिया करते हैं, तो आप वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अगर आप नहीं आपको अवेलेबल हो पाता है तो वहाँ से आप इजीली अब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी धीमी मतलब स्लो समृद्धि ग्रोथ रेट के मुख्य कारण हैं। इसका क्या अगर मान लीजिए क्या होना सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। अब देखते हैं कि अगर पूंजी निर्माण की उच्च दर है, पूंजी निर्माण का अगर उच्च दर होगा तो भी क्या होगा कि उसका समृद्धि धीमी के बारे में बात। एक कहता क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति आय की जो धीमी समृद्धि दर के मुख्य कारण क्या है, पूंजी निर्माण की उच्च दर। ठीक है, वित्तीय घाटे का जो है, तो दोस्तों ये अब देखते हैं, ये पढ़ते पहले वित्तीय घाटे का उच्च स्तर। ठीक है, वित्तीय घाटा, उच्च जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं इसमें से कौन होना चाहिए। दोस्तों पहला गलत है, पहला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर मान लिया जाए पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन अगर उच्च होगा तब तो और बढ़ेगा, इसीलिए एक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि आरबीआई अगर एक विस्तारवादी मतलब एक्सपेंशनरी खुला बाजार संक्रिया नीति पॉलिसी को अपनाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा। अब कहता है कि अब देखिए इसमें दिया है प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचेगा। अब विस्तारवादी करेगा तो बेचेगा क्यों, ये तो खरीदेगा ना, क्या करेगा, बाई करेगा, ये बाई करेगा, इसीलिए मेरा ये गलती हो गया। ठीक है, गैर सरकारी धारकों से प्रतिभूतियों को खरीदेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इस बाजार में खुलेआम घोषित करेगा कि वो ऋण विस्तार करना चाहता है, ये भी गलत है। कभी नहीं, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कभी नहीं इस प्रकार से बोलती है कि हम जो है सो विस्तारवादी ला रहे हैं, कब ला रहे हैं। नेक्स्ट, खुले बाजार में वाणिज्य बैंकों को अधिक ऋण देने का प्रस्ताव। दोस्तों यदि अधिक ऋण देगा, ऋण देने का प्रस्ताव ऐसा कॉमर्शियल बैंकों कभी नहीं करेगा। खुले ओपन मार्केट तो जानते ही हैं, ऐसा नहीं होगा, ये भी गलती है। चलिए हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है। अब संरचना की बात हो रही है। संरचनात्मक योजना जो है सो देखते हैं केंद्रीय योजना है, ऐसा नहीं है। विस्तृत लक्ष्य और कार्य नीतियां निर्धारित करना, ये भी गलत है। अब कहता है विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना, बिल्कुल संरचना की बात हो रही है, फॉर्मेशन की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ सृजन की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी गलती हो गया। नेक्स्ट 96 नंबर। 96 क्या कहता है, 3 राज्य जिनका मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चीन से, दोस्तों चीन से अधिक है, कौन है दोस्तों, चीन से अधिक की बात कर रहा है ह्यूमन डेवलप। अब देखिए अभी अगर वर्तमान की बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें तो किसका है, हमारे यहाँ अगर सामान्य तौर पे बात करते तो केरल का नाम आता है, गोवा का नाम आता है। ठीक है, केरल गोवा का नाम आता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहली बात ये आंसर तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जानते हैं हम लोग, इधर के वाले को क्या बोलते हैं, बीमारू राज्य बोलते हैं, बीमारू राज्य बोलते हैं। तो यहाँ कैसे हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ भी, यहाँ देखिए केरल पंजाब और महाराष्ट्र, और केरल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ये भी नहीं होगा, ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, केरल पंजाब और महाराष्ट्र आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। दूसरी बात, ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है कौन जारी करता है, यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कहता सीएजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्यों के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के समक्ष रखा है। दोस्तों आप बताइए, सीएजी का काम क्या है कि राज्य का लेखा को संसद में रखेगा? कभी नहीं, इसीलिए ये गलती हो गया, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक हम पता है कि ये गलत हो गया, तो मेरा देखिए ये कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये हो गया और ये कैंसिल। आंसर तो दोस्तों आ गया मेरा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन से मेरा तो आंसर आ गया। इसीलिए दोस्तों एलिमिनेशन बहुत बड़ा यूपीएससी के खासतौर पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1-2 मुझे समय भी बच गया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। सीएजी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही। उसे केवल उन्हीं आधारों पर और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर और रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, बिल्कुल सही है। संघ के और राज्यों के लेखाओं को कैसे रूप में रखा जाएगा, यह सीएजी विहित करता है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, ये 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब दोस्तों देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं। अब कहता है, पहले नीचे से पढ़ते हैं। कहता है इस क्षेत्र जोन में आयात के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, तो बिल्कुल सही है। आयात निर्यात जो कार्गो होता है जहाजी माल का सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कोई नियमित परीक्षा नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए, व्यापार संचालनों शुल्क और प्रशुल्कों के लिए सेज क्षेत्र को विदेशी राज क्षेत्र के तहत माना जाएगा, बिल्कुल सही है। विदेशी कामगारों को बिना वीजा निर्बंधनों के मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों मुक्त प्रवेश की बात हो रही है, कभी नहीं, ये गलत है और मेरा यही पूछ रहा है नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये अध्यक्ष है और मुद्दा है, यानी मैं भी इसको समझता हूँ करंट का क्वेश्चन है और इसको स्कीप करना चाहिए वर्तमान दौर में, क्योंकि हमको एग्जाम देना है। तो स्टैटिक पर्सन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बट आंसर के दृष्टिकोण से देखिए तो आपको, मुझे नहीं लगता इसका जरूरत है आंसर, ठीक है। बट इसका आंसर जो है 99 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरा है। दोस्तों जरूर बताइए कमेंट करके कि मेरा एनालिसिस करने का तरीका कैसा लगा, कि यूपीएससी में इस बार जो एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं, कौन कौन देने वाले हैं, वो जरूर कमेंट करें और देख करके मुझे बताएं। लास्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बात हो रही है कि ग्रामीण निर्धनों के जीविका विकल्पों को कैसे सुधारने का प्रयास जो है करता है। अब देखते हैं। कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए निर्माण उद्योगों और कृषि व्यापार केंद्रों को बृहत संस्था दोस्तों यहाँ देखिए, बृहत संस्था में स्थापित करना ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। यहाँ ग्रामीण की बात हो रही है, यहाँ बृहत संस्था की बात कर रही है, ये गलती हो गया। एक गलत होने से मेरा ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, यानी हम 50-50 पहुंच चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं। कहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर और कौशल विकास प्रदान करा। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि यूपीएससी मेंस में तो स्पष्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है मेंस में, ठीक है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड पेपर 2 में, तो यहाँ से ग्रामीण जीविका को ही तो बढ़ावा देता है। 2 होगा, यानी आंसर मेरा आ गया, 2 होगा आंसर इसका, ठीक है। और तीसरा कहता है किसानों को बीज उर्वरक डीजल पंप लघु सिंचाई उपकरणों को निःशुल्क। कभी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? 2 होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगा होगा। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरा एनालिसिस सीरीज जो मैंने यूपीएससी ईपीएफओ के ऊपर जो पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है उसको आप ज़रूर देख के जाएं। आपको इसका डायरेक्टली बेनिफिट 15 से 20 क्वेश्चन का डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है, और जब मिलेगा आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको मेरी कई बातें याद आती रहेगी
कि हाँ सर बताए थे कि इस तरीके से इसको डील करना चाहिए, बहुत ईजिली हो जाएगा। दोस्तों मैं बहुत जल्द ही मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सीरीज ला रहा हूँ। एग्जाम से पहले क्या हाल ही में मैं एक दो दिन में ये सीरीज ले आऊँगा, तो आप लोग जरूर देखे जाएं। इसी के साथ दोस्तों अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बाय। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।